सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शब्द से जो प्रशंसा का सबसे बुनियादी रूप है, यानी प्लॉडिट। प्लॉडिट। इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। वैसे इसका सफर बड़ा ही फिल्मी रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो ये लैटिन शब्द प्लॉडेरे से निकल कर आता है। जिसका मतलब होता है ताली बजाना। हाँ, और रोमन कॉलिसियम की कल्पना कीजिए, वहां मिट्टी है, खून है, और जब कोई ग्लैडिएटर जीतता है तो वहां बैठे हजारों लोग उसके लिए जो तालियां बजाते थे वो प्लॉडरे था। और वहां से लेकर आज के आधुनिक स्टेडियमों तक तालियों की ये गूंज अपना सफर तय करती आई है। लेकिन एक मिनट, रोमन सम्राटों को इन तालियों की जरूरत सिर्फ उस ग्लैडिएटर के लिए तो नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल समाज को एक साथ बांधने का एक तरह के पब्लिक वैलिडेशन का तरीका था। सही कहा। और भाषा ने भी इसे एक खास रूप दे दिया है। अगर व्याकरण के हिसाब से देखें तो प्लॉडिट मुख्यतः एक काउंटेबल नाउन है। यानी इसका बहुवचन प्लॉडिड्स होता है। लोग अक्सर इसे वर्ब यानी क्रिया की तरह इस्तेमाल करने की गलती करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि उसने उसको प्लॉडिटेड किया। हाँ, प्लॉडिटेड कहना बिल्कुल गलत है। आप विन प्लॉडिट्स या शावर प्लॉडिट्स कह सकते हैं। मतलब सिंग समवन्स प्लॉडिट्स, यानी किसी की तारीफों के पुल बांधना। सही पकड़ा। और प्रशंसा की इस दुनिया में हमारे पास ढेरों ऐसे शब्द हैं जो शाबाशी के अलग अलग दायरे को दर्शाते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट या प्रेज बोल देते हैं। हाँ, और थोड़ा और जश्न का माहौल हो तो अप्लॉज या एक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है। और किसी बड़े परफॉर्मेंस के बाद तो सीधा ओवेशन मिलता है। फिर कमेंडेशन और कूडोज भी तो हैं। बिल्कुल। अगर थोड़ा आधिकारिक या ऑफिशियल तरीके से प्रशंसा करनी हो तो एप्रोबेशन और साइटेशन जैसे शब्द आते हैं। एक और है एक्सटोलमेंट, जिसका मतलब भारी प्रशंसा करना होता है, और एक्कोलेड या लॉरेल्स, जो एक तरह का सम्मान, ये पुरस्कार होते हैं। लेकिन इन सब में दो शब्द ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक वजन सबसे ज्यादा है, इनकोमियम और यूलोजी। ओ वाओ, इनकोमियम, ये सुनने में ही कितना भारी भरकम लगता है। तो क्योंकि ये प्राचीन ग्रीक शब्द एनकोमियन से आया है। शुरुआत में पैनहेलेनिक गेम्स में जब कोई खिलाड़ी जीतता था तो उसके सम्मान में एक गीत गाया जाता था। वेट, सच में एक गाना? हाँ, लेकिन ये कोई आम गीत नहीं था। इसका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड तरीका होता था। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में एनकामियम का एक शास्त्रीय 6 स्टेज मॉडल होता था। 6 चरण। उसमें आपको पहले दर्शकों को जागरूक करना होता था, फिर उस व्यक्ति के पूर्वजों और उसके शहर की तारीफ करनी होती थी, फिर उसकी शिक्षा, उसके कर्म, और आखिर में दूसरे महान लोगों से तुलना करके निष्कर्ष निकालना होता था। एक पूरा आर्किटेक्चर था ये प्रशंसा का। तो मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहती हूँ। एक एनालॉजी देखते हैं। आज के समय में हम किसी के काम से खुश होते हैं तो उसको लिंक्डइन पर एक रिकमेंडेशन लिख देते हैं। हाँ, आजकल वही चलता। तो क्या हम उस 6 स्टेज वाले प्राचीन एनकोमियम की तुलना आज के इन छोटे छोटे लिंक्डइन रिकमेंडेशन से कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या आज के इन इंस्टेंट कूडोज या सोशल मीडिया के लाइक्स ने उस ऐतिहासिक प्लॉडिट की गहराई को थोड़ा कम नहीं कर दिया है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तरीका जरूर बदला है, परंतु उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य वही है। कैसे? प्राचीन काल में प्रशंसा इतनी स्ट्रक्चर्ड इसीलिए होती थी क्योंकि वो समाज को बताने का जरिया थी कि हमारे आदर्श क्या हैं। अच्छा। आज चीजें इंस्टेंट हो गई हैं। एक लिंक्डइन रिकमेंडेशन चाहे छोटा हो, पर दोनों का लक्ष्य समाज में एक व्यक्ति के मूल्य को स्थापित करना ही है। और उस मूल्य को स्थापित करने में यूलॉजी का भी अहम रोल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यूलॉजी सिर्फ किसी के अंतिम संस्कार पर पढ़ी जाती है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। हाँ, जबकि इसमें ग्रीक उपसर्ग यू लगा है जिसका अर्थ है अच्छा या सच्चा। तो इसका मूल उद्देश्य किसी की सच्ची और अच्छी तारीफ करना है, चाहे वो इंसान जिंदा हो या नहीं। बिल्कुल। प्लॉडेट और उसके ये सारे रूप सामाजिक स्वीकृति के रंग हैं। लेकिन जहाँ तारीफ की शक्ति है, वहीं भाषा का एक दूसरा और ज्यादा अंधेरामयी छोर भी है। जब प्रेज पॉइजन बन जाता है। वही तो। अब हम उन हालातों की बात करते हैं जहां प्लॉडिट्स पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं, यानी प्लॉडिट के एंटोनिम्स की दुनिया। ये वो शब्द हैं जो सीधा इंसान की पहचान पर वार करते हैं। हाँ, जैसे पेजोरेटिव शब्द जो अपमानजनक होते हैं, या इनिग्विटी यानी घोर बदनामी। फिर क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन आते हैं। और थोड़ा और कड़ी निंदा हो तो सेंसर, या लोग आम भाषा में फ्लैक बोलते हैं कि उसको बहुत फ्लैक मिल रहा है। लेकिन इन सब में एक शब्द है जो सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक तरह का कानूनी हथियार है। आप कल्युमनी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, कल्युमनी। ये महज कोई आलोचना नहीं है। तो कानूनी नजरिए से देखें तो ये क्या है?
जब कोई व्यक्ति किसी पर कल्युमनी करता है तो वो जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ एक झूठा और दुर्भावनापूर्ण बयान देता है, जिसमें मलिशियस इंटेंट होता है। हाँ, इसका अकेला मकसद होता है किसी की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करना, झूठे आरोप लगाना जिसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। मतलब कल्युमनी का अंतिम लक्ष्य ऑब्लोक्वी है, यानी जनता के सामने पूरी तरह से अपमान और बदनामी। सही कहा। लेकिन एक मिनट, अगर इरादा झूठ बोलने का न हो, अगर कोई बस सच में नाराज है और अपना गुस्सा किसी पर निकाल रहा है बिना किसी झूठ के, तो वहां हमारे पास डाइट्राइब और हैराइंगे ऐसे शब्द आते हैं, या फिर तीराड और रैंट। रैंट तो हम सब करते हैं। हाँ, लेकिन डाइट्राइब थोड़ा अलग है। ग्रीक मूल में इसका मतलब समय बिताना या घिसना होता था, लेकिन समय के साथ ये एक ऐसे लंबे भाषण में बदल गया जिसमें व्यंग और भारी भावनाओं का इस्तेमाल होता है, किसी पर हमला करने के लिए। बिल्कुल। और हैरांग की बात करें तो मुझे 2006 में पेरिस के नेशनल असेंबली के बाहर हुए उग्र विरोध प्रदर्शन याद आते हैं। वहां नेताओं ने भड़कीले भाषण दिए थे। वही हैरांग का एक सटीक उदाहरण है, भावनाओं का ज्वालामुखी। लेकिन इन सब के बीच एक आलोचना ऐसी भी है जिसका मकसद बर्बाद करना नहीं है, और वहां एंट्री होती है जेरेमियाड की। जेरेमियाड, ये वाकई बहुत गहरा शब्द है। अमेरिकन साहित्य और खास तौर पर प्योरिटन काल में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। जॉनथन एडवर्ड्स जैसे लोगों ने इसका उपयोग किया। ये समाज के पतन पर एक गहरा विलाप है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि एक डायट्राइब या गुस्से से भरे तिरादे और जेरेमियाड में बहुत बड़ा अंतर है। क्या हम जेरेमियाड को एक तरह का टफ लव या कठोर प्रेम कह सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हाँ, क्योंकि भले ही ये एक सेंसोर या कड़ी निंदा है कि हम कितने गिर गए हैं, पर इसके मूल में तो समाज को सुधारने की उम्मीद छिपी है ना। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जेरेमियाड का उद्देश्य नष्ट करना नहीं, बल्कि उस पुरानी आदर्श स्थिति में वापस लौटना है। वो एक आईना दिखाता है। सही कहा। और यही चीज इसे कैलुमनी या ऑप्रोब्रियम से बिल्कुल अलग बनाती है। ऑप्रोब्रियम में तो लोग आपको समाज से काट कर मिटा देना चाहते हैं। मिटा देना। यहाँ से हमारी चर्चा उस सबसे डरावने और अंधेरे कोने में प्रवेश करती है। जन आलोचना एक आशा नहीं बल्कि एक औजार बन जाती है। जब प्रशंसा और प्लॉडिट्स पूरी तरह छीन लिए जाते हैं और सिर्फ इग्नोमिनी बचती है, तब उस इंसान के मनोविज्ञान पर क्या असर होता है? इसको समझने के लिए हमें समाजशास्त्री अर्विंग गॉफमैन की 1961 की किताब असाइलम्स की तरफ देखना होगा। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक नाम दिया था ना? हाँ, उन्होंने इसे मॉर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ कहा, यानी स्वयं का क्षय, पहचान का पूर्ण विनाश। ये शब्द ही अपने आप में कितना भारी है, मोर्टिफिकेशन। और उन्होंने इसका अध्ययन उन जगहों पर किया जिन्हें उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशंस कहा, पूर्ण संस्थान, जैसे कि जेल, मानसिक अस्पताल या सैन्य शिविर। बिल्कुल, इन जगहों पर व्यक्ति की पुरानी पहचान को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, तो अगर प्लॉडिट्स, एक्कोलेड्स और कूडोज हमारे आत्मविश्वास को बनाने वाली ईंटें हैं जिनसे हमारा सेल्फ बनता है, हाँ, तो मोर्टिफिकेशन वो बुलडोजर है जो इस पूरी इमारत को ढहाकर सभी को एक जैसे बंजर जमीन में बदल देता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। और ये बुलडोजर अचानक नहीं चलता, इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। वो 4 कदम जिन्हें गॉफमैन ने समझाया था। हाँ, पहला होता है व्यक्तिगत स्वायत्ता, यानी पर्सनल ऑटोनॉमी का छिन जाना। आप फैसला नहीं कर सकते कि आप कब उठेंगे, कब खाएंगे। संस्था तय करती है आपकी हर सांस। और दूसरा कदम है स्टैंडर्डाइजेशन, एक जैसी वर्दी। मुझे लगता है कि कपड़े इंसान की पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, और जब सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहना दी जाती है तो वो भीड़ बन जाते हैं। वही उनका मकसद होता है। तीसरा कदम और भी अपमानजनक है, जिसे डिग्रेडेशन रिचुअल्स कहते हैं। अपमानजनक अनुष्ठान, जैसे सिर मुंडवा देना या सामान जब्त कर लेना। हाँ, ताकि व्यक्ति को लगे कि उसकी पुरानी पहचान का अब कोई वजूद नहीं है। और चौथी चीज है निजता, यानी प्राइवेसी का पूरी तरह खत्म हो जाना। आपके पास अकेले रोने के लिए भी कोई कोना नहीं बचता। हमेशा कोई आपकी निगरानी कर रहा होता है। ये सच में डरावना है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सामाजिक संरचनाएं जानबूझकर मॉर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल, संस्थाएं व्यक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए इसका सहारा लेती हैं ताकि लोग आज्ञाकारी बन सकें। सेना हो या अस्पताल, उन्हें आज्ञाकारी सदस्यों की जरूरत होती है। ये प्लॉडिट का सबसे चरम और अंधकारमय विलोम है। सही में। तो आज हमने क्या देखा? एक तरफ रोमन कोलिसियम में गूंजने वाले प्लॉडिट्स और पैनहेलेनिक गेम्स का एनकोमियम,
जो इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और दूसरी तरफ आलोचना का वो रूप जैसे जेरेमियड, जिसमें थोड़ी आशा छिपी है। और आखिर में मॉर्टिफिकेशन, एक टोटल इंस्टीट्यूशन में जहां पहचान पूरी तरह मिटा दी जाती है। शब्दों और सामाजिक व्यवहार में इंसान को आसमान पर बिठाने और जमीन पर गिराने की अजीब ताकत है। ये ताकत हमेशा से रही है और रहेगी। लेकिन इन सब के बाद मैं अपने दोस्तों और सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने टोटल इंस्टीट्यूशंस की बात की, जैसे जेल या असाइलम्स। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट रातों रात दुनिया भर के प्लॉडेट्स और एक्कोलेट्स दिला सकती है, लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। और ठीक वैसे ही एक छोटी सी गलती तुरंत ऑप्रोब्रियम यानी सार्वजनिक अपमान का कारण बन सकती है। सेकंड्स में पूरी इमेज बर्बाद। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या हम अनजाने में इंटरनेट को एक विशाल वैश्विक टोटल इंस्टीट्यूशन में नहीं बदल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम खुद ही एक ऐसे मॉडिफिकेशन का हिस्सा बन रहे हैं जहां भीड़ की एक आवाज हमारी पूरी पहचान को सेकंडों में बना या मिटा सकती है? और हमारे पास कोई अकेलेपन का कोना भी नहीं है। सही कहा। सोचिएगा जरूर कि हमारी असल और डिजिटल पहचान का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।